हम आपको हर सप्ताह एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसका नाम होगा एक मुलाकात। आज इस प्रोग्राम में हम आपको कर्रा के एक ऐसे वयोवृद्ध कवि से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए कविता को भी अपना कैरियर बनाया है और कर्रा का नाम रोशन किया है। यह हैं घनश्याम दास योगी, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। घनश्याम दास योगी का जन्म 6 मार्च 1945 को हुआ था। 21 दिसंबर 1972 को शिक्षा विभाग में माध्यमिक विद्यालय में यह पदस्थ हुए और 30 अप्रैल 2007 को सेवानिवृत्त हो गए। शिक्षा विभाग में नौकरी के साथ साथ इन्होंने कविता और गीत की ओर अपना लगाव देखा तो उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते चले गए। कई मंचों पर अपनी रचनाएं पढ़ीं और कर्रा का नाम रोशन किया। घनश्याम दास योगी को सरस्वती जी का वरदान है। उनके गले में साक्षात सरस्वती विराजती है। वह जो भी गीत गाते हैं उसकी मधुर ध्वनि सबको प्रभावित करती है। आज की एक मुलाकात में हमारे साथ कर्रा के गीतकार और कवि घनश्याम दास योगी जी साथ में हैं और हम सीधा उनसे रूबरू होते हैं। योगी जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आपने कविता को और गीत को अपने जीवन में उतारा है। तो ये प्रेरणा, ये शौक कहाँ से लगा आपको? आदरणीय तिवारी जी, सन 1964 के आसपास जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, उस वक़्त आदरणीय जो मेरे गुरुजन थे, शिवपुरी कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हो गया शिवपुरी कॉलेज में, तो वहाँ कवि सम्मेलन हुआ करते थे। श्रद्धेय राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, डॉक्टर परशुराम बिरही, विद्यानंदन राजीव जैसे महान साहित्यकार वहाँ पर बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित किया करते थे और उन कवि सम्मेलनों में नीरज आते थे, काका हाथरसी आते थे। इनकी कविताओं को सुन कर के मैं बहुत आनंदित होता था और जब भी कभी नीरज जी का आना होता था शिवपुरी में, तो मैं कर्रा से जो है उनके गीतों को, कविताओं को सुनने के लिए जाया करता था। नीरज जी के गीतों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। गोपाल दास नीरज जी, उनके गीत, उनकी लय, उनकी ध्वनि हैं, ये मुझे वहाँ से जो है प्रेरणा मिली और न जाने सरस्वती माँ की कैसी कृपा हुई कि मैं रचनाएं करने लगा और छंद रचना करने लगा और मुझे कवि सम्मेलन में बैठने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बाल कवि बैरागी जी आए शिवपुरी में और बाल कवि बैरागी जी के मंच पर मुझको भी जो है वहाँ बैठने का मौका मिला। उस समय डॉक्टर परशुराम बिरही जी संचालन कर रहे थे और मुझे सरस्वती वंदना के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। जी ने मुझे महान साहित्यकारों से अपने संबोधन में इस प्रकार से जोड़ा, बोले ये कवि सम्मेलन बहुत महान कवि सम्मेलन है जिसमें डॉक्टर परशुराम बिरही जैसे राष्ट्रीय स्तर के कवि संचालन कर रहे हों और योगी जैसा कवि सरस्वती वंदना कर रहा हो और बैरागी जो है इस कवि सम्मेलन में अपनी कविता पढ़ रहा हो। ऐसे कवि सम्मेलन के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। ये बाल कवि बैरागी जी के जो है शब्द थे। शिक्षा क्षेत्र में आपने काम किया और शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ इसके लिए एक समय निकाल पाना कि कविता का जो लेखन है, लेखन के लिए भी एकांत चाहिए होता है, कुछ समय अतिरिक्त चाहिए होता है। तो नौकरी के साथ साथ इस चीज़ को आपने कैसे निभाया है, दायित्व के उसको कैसे समय निकाला? पता नहीं है, माने जो क्या हुआ, भगवान की कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है। वहाँ पर मुझे शिवपुरी में जो पंडित हरिवल्लभ शर्मा जी जो यहाँ कर्रा में आए थे लेक्चरर होके, वो उनके मन में न जाने कैसे जो है मुझे देख कर के ये स्थिति बनी। के बाद मैं पढ़ नहीं सकता था, बाहर जा नहीं सकता था, तो मेरी माँ से उन्होंने कहा कि अपने लड़के को मैं शिवपुरी आपके लड़के को मैं शिवपुरी ले जाता हूँ। लेकिन मेरी माँ धन्य है, कौशल्या देवी, जिसने अकेला होने के बाद भी उन्हें स्वीकृति दे दी और उनके साथ मुझे
छोड़ दिया। उन्होंने आज भी जो शिवालय है वो कुछ बिल्कुल माने जो है छोटा सा था। उस शिवालय पर जाकर के मुझको एक बढ़िया जो कमरा था, उस कमरे में मुझे हरिवल्लभ शर्मा जी ने रखा। उनके आम के वृक्ष थे, जाम फल के वृक्ष थे, खेती होती थी उनकी। वहाँ पर शिवालय पर जाकर के मुझे जो हरिवल्लभ जी ने कहा कि आप यहीं रहिए, यहाँ पूजा करिए, यहीं पढ़िए, आप सबके लिए यहाँ सब सुविधाएं तुमको मिलेगी। क्योंकि मेरी स्थिति शिवपुरी में मेरी माँ भेज ही नहीं सकती थी। लेकिन वहाँ से हरिवल्लभ शर्मा जी के मंदिर पर, शंकर जी के मंदिर पर जो उनका ही था, शर्मा, उन पर पूजा करता था और जो हमारे पढ़ाई करता था। और वहाँ से कॉलेज जो है कम 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता था। 4 बजे उठ कर के मैं भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भोजन बना करके रख जाता था और जो है कॉलेज जाता था। उधर से आकर के 2-4 बच्चों को भी मैं जो है पढ़ाया करता था। इस प्रकार से शैक्षणिक क्षेत्र में मुझे जो है प्रेरणा जो है निरंतर मिलती चली गई। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसा आपने बताया था कि परिवार इतना सक्षम नहीं था जो कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर भेज सके। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा आप अपना और बताएं जरा, क्या है? जब मैं 6-7 साल का था उस समय मेरे पिताजी समाप्त हो गए थे। उनके लिए शिलानगर गांव में पागल कुत्ते ने काट लिया था। पागल कुत्ते ने काट लिया था, पैसा था नहीं। उस समय ये मान्यताएं थी, क्योंकि उस समय शिवपुरी में भी इंजेक्शन नहीं लगते थे पागल कुत्ते के काटने, ग्वालियर लगते थे, तो पैसा था नहीं उनके पास। तो ये देवताओं के ने किसी ने कहा कि जो देवताओं भी जो है पागल कुत्ते के उनका उनसे प्रार्थना की जाए तो वो ठीक हो जाओगे। लेकिन वो माने जो है देवताओं ने उन्होंने कहा कि 3 पखवाड़े तक तुम ठीक हो जाओगे। और फिर वो ना तो शिवपुरी जा पाए इंजेक्शन लगवाने, ना ग्वालियर जा पाए। और जो तीन जो है पखवाड़े में ही माने उनकी ऐसा बताती थी माता जी कि वो कुत्ते जैसी स्थिति में आ गए थे, माने भोगने जैसी स्थिति में आ गए थे। हालांकि जो है माँ ने जो है किसी से पैसे लेकर के, उधार पैसे लेकर के ग्वालियर भेजा, ग्वालियर लेकिन ग्वालियर में जाके वो ख़त्म हो गए थे। तो मैं उस समय 7 वर्ष का था तिवारी। और ये माँ बताती है मेरे लिए। तो वहीं से जो है माँ ने लेकिन मेरी माँ ने बहुत पालन पोषण किया, तपस्या की। मेरी एक बहन थी बड़ी, एक मात्र वो बहन थी। उन दोनों बहनें ने, माता जी ने जो है बहुत जो है माँ ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद जो आप जैसे महापुरुष शिवपुरी के जितने भी विद्वान लोग थे उनका सहयोग मिला, कररा के शिक्षकों का सहयोग मिला, तब जा कर के मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ पाया। नौकरी के तो आपको बता दूं कि पंडित हरिवल्लभ शर्मा जी के जो भतीजे हैं जेपी शर्मा एडवोकेट, जो आज भी शिवपुरी में है, जगदीश प्रसाद शर्मा, उनके यहाँ जो है आपके जो है सिविल सर्जन आया करते थे मित्रवत। तो जेपी शर्मा वकील साहब ने जो है उनसे जो है कहा कि भाई ये जो बहुत मैंने जो है गरीब आदमी, इसके लिए आप नौकरी जो है दिला दें। तो उस समय मुझे जो हमारे तत्काल दूसरे-तीसरे दिन फैमिली प्लानिंग की जो है हमारी नौकरी प्राप्त हो गई थी। मनपुरा में मेरी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगा जी। तो मैंने वहाँ से जो है त्याग पत्र दे दिया मनपुरा से। मनपुरा से त्याग पत्र देने के बाद में जेपी शर्मा एडवोकेट साहब को मालूम पड़ा कि इसने त्याग पत्र दे दिया। उस समय जो है फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़्यादा नसबंदियाँ हुआ करती थी, वो तो प्रेशर रहता था माने केस लाने के लिए। लेकिन ये मैं इस मामले में मैं असफल हो गया। तो मैंने जो है नौकरी से जो इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में मैं परेशान रहा, बैठा रहा। हायर सेकेंडरी स्कूल दिनारा में प्राइवेट स्कूल में गया, वहाँ समिति से पैसा भी समय पर पेट भरने के लिए नहीं मिल पाता था। लेकिन योग की बात है कि वो प्राइवेट स्कूल से मेरा बीएड का फार्म जो है माने भरवाया गया और मेरा जो है सागर में बीएड के लिए एडमिशन हो गया। तो वहाँ से मैंने सागर से बीएड माने जो है किया। बीएड करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और उन्हीं दिनों उस समय शिवपुरी के कलेक्टर थे, चड्डा साहब थे और भट्ट जी थे, उसके डीओ थे, भट्ट जी डीओ थे और शर्मा जी मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी के लेक्चर। इन तीनों की समिति टीचर्स का इंटरव्यू लेने के लिए, नियुक्ति करने के लिए बनी थी। तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा, इंटरव्यू में पहुंचा। कलेक्टर चड्डा ने प्रश्न किए, शर्मा साहब ने प्रश्न किए और भट्ट साहब ने प्रश्न किए। डीओ भट्ट बहुत ईमानदार था उस समय। उस समय जो है माने उसी इंटरव्यू में मेरा लिया गया
और पूछा गया कहाँ से बीएड किया, मैंने कहा सागर से बीएड किया। वहाँ डीन कौन है, मैंने कहा डॉक्टर आत्मानंद मिश्र हैं, वहाँ वहाँ डीएन डॉक्टर आत्मानंद मिश्र हैं। तो मैं जो हमारे वहाँ आकर के माने जो है वहीं उन्होंने इतना फेयर, इतनी ईमानदारी से इंटरव्यू हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने जो है भट्ट साहब ने वही कह दिया, डीओ ने बोले आप सिलेक्ट हो, कलेक्टर ने भी कह दिया सिलेक्ट हो, आपको जो है माने कुछ दिनों में नियुक्ति का आदेश पहुंच जाएगा। इतने 16वें दिन माध्यमिक विद्यालय बड़ौरा में सहायक शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति यहाँ 21 दिसंबर 1972 को मेरी नियुक्ति यहाँ बड़ौरा में हो गई थी। 21 दिसंबर 1972 को 16 वर्ष में यहाँ रहा। 16 वर्ष रहने के बाद में कुछ अधिकारियों ने पता नहीं क्या हुआ, अधिकारियों ने यहाँ मुझे बहुत कम रहने दिया। MP सक्सेना साहब जो है यहाँ से DO से मिल करके ऑर्डर करा लेते थे। हायर सेकेंडरी में मैंने जो है कर्रा पढ़ाता था, मैं कुछ दिनों में यहाँ आता था तो यहाँ पढ़ाता था। इस प्रकार से जो है हमारे मेरी पोस्टिंग माने बड़ौरा में हुई, माध्यमिक विद्यालय बड़ौरा में। लेकिन शैक्षणिक कार्य अधिकतर मैंने बड़ी कक्षाओं किए और उसी क्रम में मैंने बहुत से बच्चों के लिए निःशुल्क जो है माने कर्रा में ही पढ़ाया। सैकड़ों लड़कियों को, सैकड़ों बच्चों को मैंने जो है माने जो है शिक्षा दा। कविता के क्षेत्र में भी आपका एक काफ़ी नाम है कर्रा के अंदर। तो कविताएं अब तक कितनी कविताएं आपने लिखी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मेरे जो कवि मित्र हैं उन कवि मित्रों की प्रेरणा से और कवि सम्मेलनों की प्रेरणा से जो है माने मैं मैटर को जो है लिखता चला गया, जैसा बनता था वैसा लिखता चला गया। इसके बाद जो है मैंने जो है दोहा छंद लिखे, कवित्व छंद लिखे हैं, ब्रज बुंदेली में लिखे, और जो है 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरे दोहे, ये है दोहों का संग्रह, और एक है गाऊं कैसे गीत, ये गीतों का संग्रह है। लेकिन तीसरी जो कृति है रत्ना तुलसी जीवन कथा, इसकी प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा मुझे अमृतलाल नागर जो बहुत राष्ट्रीय स्तर के उपन्यासकार हुए हैं, इन्होंने लिखा था मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास पढ़ने को मुझे मिला शिवपुरी में, आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी की यहाँ। उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय बहुत बड़ा है, आज भी है उनका, वे तो संसार से चले गए आदरणीय। तो मानस का हंस मुझे पढ़ने मिला। उस मानस के हंस को मैंने 2-3 बार पढ़ा। तुलसीदास के जीवन चरित्र को उसमें बहुत नए तरीके से जो है अंकित किया। उस मानस के हंस को मैंने पढ़ा और मेरे मन में ये आया कि तुलसीदास और रत्नावली के जीवन वृत्त को छंदों में क्यों ना लिखा जावे। तो कुछ माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो है वो तुलसी जीवन कथा को कर्रा में लिखना शुरू किया, और कर्रा में जब तक वो पूरी नहीं हो गई तब तक जो है माने चैन नहीं मिला। पुस्तक को लेकर के मैं आदरणीय राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी के पास पहुंचा, उनके पास मैं वहाँ पहुंचा। मैंने पुस्तक को जो है मैंने दिखाया, बोले ऐसा करिए, इसको जो है अध्यायों में वितरित कीजिए, अध्यायों में बांटिए। मैं अभी इस समय दिल्ली जा रहा हूँ और उधर से लौट करके इसको दोबारा देखूँगा मैं। तो क्या हुआ, मैं जो दोबारा जा नहीं पाया और वे आदरणीय स्वर्गीय हो गए इस दरमियान। फिर लेकिन मैंने उनका जो निर्देश मिला था, मैंने उस पुस्तक को अध्यायबद्ध किया है, जो 18 अध्याय हैं। उसके 18 अध्याय की पुस्तक को लेकर के उसके आशुष से उस पुस्तक के संबंध में आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर परशुराम बिरही जी के पास पहुंचा। तो डॉक्टर परशुराम बिरही जी ने बहुत अच्छी आशंसा लिखी। उन्होंने उस आशंसा से ऐसा लगता है मुझे जैसे उन्होंने बड़े साहित्यकारों में शामिल करा दिया होगा। तो वो रत्ना तुलसी जीवन कथा जो है वो तीसरी कृति माने जो है 3 पुस्तकें और छुटपुट दोहे छंद राजनीतिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी मैंने कई प्रकार के मंचों का संचालन। प्रेमचंद जी का जो गांव की परिकल्पना है, ये है प्रेमचंद को गांव। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप उसकी चंद लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं। न जाने साहब कैसे जो है ये गीत बन गया, सरस्वती माँ की कृपा है। तो वहाँ जो है माने उस गीत की पंक्तियाँ इसमें इस प्रकार से, उसमें ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है, ग्रामीण जीवन के जो बिंदु हैं उनको आंका गया है इसमें। जो है प्रेमचंद को गाँव, बरिया और पीपल की छाँव, जो है प्रेमचंद को गाँव, बरिया और पीपल की छाँव, गेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो रे, हीरा मन को बनो चौतरा चक्कर दे लो रे, कि ठंडो पानी पी लो रे, कि ठंडो पानी पी लो रे।
जो पगडंडी जो गड़वात, अंग अंग धूरा भिड़ जात। जो पगडंडी जो गड़वात, अंग अंग धूरा भिड़ जात। और छेको कांटेदार की जामे उलझे हैं महुआ के पात। मेड़न पे नंगे घीसू के दर्शन कर लो रे, मेड़न पे नंगे घीसू के दर्शन कर लो रे। और असली हिंदुस्तान की जाको चुंबन ले लो रे। घेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो रे। जो है गाँवों की चौपाल, संजा के सब जुर्म लियात। जो है गाँवों की चौपाल, संजा के सब जुर्म लियात। चाहे गर्मी चाहे सर्दी चाहे हो बैरन बरसात। चिलम चढ़ा लो रे कि भैया सुल्फा पी लो रे, चिलम चढ़ा लो रे कि भैया सुल्फा पी लो रे। और जाने जाकी रूंद चरा लई डांड धरा लो रे। घेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो रे। महिला का चित्रण है, गांव की महिला बिल्कुल, जो रात दिन मेहनत करती हैं। कि नींद रही दिन भर से नींदा, धमका से ना घबराई। नींद रही दिन भर से नींदा, धमका से ना घबराई। और दिन डूबो तो डलिया में वो लड़का मूल पे धर ले आई। मोड़ा रो रो है चंगेर में नेक खिला लो रे, मोड़ा रो रो है चंगेर में नेक खिला लो रे। और दोनों रोटी करूं पाहुने ब्यारू कर लो रे। घेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो। उसका भोजन कराने का तरीका देखिए कि टाठी माँ, गांव में आज भी थाली को टाठी कहते हैं। टाठी मांझी चूड़ी खनकी ब्यारू परसी है, टाठी मांझी चूड़ी खनकी ब्यारू परसी है। और चौका में पावनो बैठा रो परसत हरसी है। पकोई डार के कढ़ी बनाई फुल्का ले लो रे, पकोई डार के कढ़ी बनाई फुल्का ले लो रे। चाउर ले लो अरे पाहुने शरबत पी लो रे। घेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो रे। किसान किस तरह ठंडों में खेत रखाता है कि हल्कू रात में खेत रखात, संगे जबरा कुत्ता जात। हल्कू रात में खेत रखात, संगे जबरा कुत्ता जात। अबे गरीबी हटी नहीं है, तासे कंबल ना ले पात। कथई ओढ़ लो रे कि भैया आग बार लो रे, कथई ओढ़ लो रे कि भैया आग बार लो रे। और जाही नीम के तरह बैठ के खेत रखा लो रे। घेवड़े की बावरी को ठंडो पानी पी लो। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्य के पात्र हैं, उपन्यास के पात्र, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है पूस की रात जी। पूस की रात। उस पूस की रात कहानी के जो पात्र रहे हल्कू और जबरा के मंचों पे आपको इस दौरान जाने का मौका मिला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो मुंशी प्रेमचंद का जो गांव है, ये गीत जो है इतना पसंद किया गया, जहाँ भी गया, जिस मंच पे भी गया। यद्यपि ये बड़ा गीत है, लेकिन इस गीत को जो है माने लोगों के मन में तत्काल जो है माने और अधिक सुनने की इच्छा रहती थी जी। और जब भी किसी नए मंच पर पहुंचता था मैं, तो उसमें से कभी कभी श्रोता बोल उठता था। मुझे पता नहीं था कि इसने गीत को सुना है कि नहीं सुना है। वो वहाँ से जो है माने श्रोता कहता था मुंशी प्रेमचंद का गांव सुनाइए। शिवपुरी के साहित्यकार हैं, बहुत से लोग हैं, दिनेश वशिष्ठ हैं, अरुण अपेक्षित हैं। इन्होंने जो है इस गीत के माध्यम से माने बहुत ज़्यादा माने इस गीत को माने जो है सराहाया गया और शिवपुरी के मंचों पर बहुत सराहाया गया और जहाँ भी गया इस गीत की बहुत सराहना हुई। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे मंच आपको और मिले हैं कविता के लिए जिसमें आपने कर्रा का और नाम रोशन किया है? चंदेरी है, चंदेरी में मुझे आमंत्रित किया है, गुना में मुझे आमंत्रित किया गया। और आपके जो है ये जिले शिवपुरी में तो जो है खनिया दाना है, जिला शिवपुरी का तो शायद ही कोई मंच जो है कभी सम्मेलन के बिना माने मैं जिस मंच पर नहीं पहुंचा हूँ। दुमदार दोहे, ये आपकी बहुत अच्छी कृतियां रही हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ दोहे ज़रूर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जो भी आपको इस वक्त याद आ रहे हों। जी। नेताओं पर मैंने जो है एक दोहा लिखा है कि त्याग पत्र दे गए,
त्याग पत्र दे गए, उनने कियो कमाल। त्याग पत्र दे गए, उनने कियो कमाल। कुर्सी खाली कर गए जब हो गए माला माल, साथियों सबको जोई हाल। सरस्वती माँ की वंदना देखिए, इसकी सराहना सब जगह हुई है और इसकी समीक्षा के लिए भी बहुत से विद्वानों का इस कविता की समीक्षा होनी चाहिए सरस्वती वंदना की। तो इस प्रकार सरस्वती माँ की वंदना भी दोहों में किस प्रकार से की गई है कि ज्ञान दायिनी शारदा, वीणा वादिनी मात। ज्ञान दायिनी शारदा, वीणा वादिनी मात। अंधकार मिट जाए सब, होए उजेला प्रात। शारदा होए उजेला प्रात। वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी मात। वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी मात। तुम कवियों के काव्य में छंदबद्ध मुस्कात। शारदा छंदबद्ध मुस्कात। स्वर व्यंजन और छंद पद लेते हैं अवतार। स्वर व्यंजन और छंद पद लेते हैं अवतार। जन जन के कल्याण का तुम ही हो आधार। शारदा तुम ही हो आधार। काव्य महाकाव्य हो, खंड काव्य कहलात। तुम्ही काव्य महाकाव्य हो, खंड काव्य कहलात। दृश्य श्रव्य मुक्तक तुम्ही, गीत गजल बन जात। शारदा गीत गजल बन जा। अंत में देश के लिए इस बंदन सरस्वती माँ से वंदना की गई है कि आज देश में हो रहे घात और प्रतिघात। आज देश में हो रहे घात और प्रतिघात। ज्ञानवान हो जाए सब, मिट जाएं उत्पात। शारदा मिट जाएं उत्पात। अंतिम पुष्प माँ सरस्वती के लिए चढ़ाया है कि दीप नहीं बुझ पाए माँ, ध्वजा नहीं झुक पाए। दीप नहीं बुझ पाए माँ, ध्वजा नहीं झुक पाए। तेरी वीणा की ध्वनि, तेरी वीणा की ध्वनि विश्वव्याप्त हो जाए। शारदा अंधकार मिट जाए, ज्ञानवान हो जाए। ये भी दोहों में सरस्वती वंदना लिख गई है हमारी। ग्रामीण परिवेश को आपने अधिकतर अपने सेवा काल के लिए चुना है और ग्रामीण परिवेश की ही कविताएं आपने ज़्यादातर बनाई हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ग्रामीण जीवन से भी जुड़ा रहा हूँ और नगरीय जीवन से भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने बचपन से ही गांव में जा करके देखे हैं। मैं आसपास के गांव में यदि भागवत होती थी तो कुछ बचपन से ही माने 10-12 साल की उम्र से ही मैं जो लोग गांव जाते थे भागवत सुनने के लिए, पूरा पड़ोस के लोग उनके साथ भागवत सुनने के लिए जाते। एक बार डॉक्टर राधेश्याम जी जो राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हुए हैं करहरा के, जिन्होंने करहरा का नाम साहित्य के क्षेत्र में ऊंचा उठाया, उन्होंने पंचायत एक्ट भी। एक बार भागवत सुनने के लिए मैं गांव गया था, मैंने एक भजन उनको सुनाया तो उन्होंने भजन की बहुत तारीफ़ की थी
माने इस तरह से जो है माने मैं ग्रामीण जीवन में मैं भागवत सुनने के लिए ग्रामीण लोगों में मैं बैठा हूँ, देखा है मैंने, चौपालें देखी हैं, वहीं से मेरे लिए मन में ग्रामीण जीवन के प्रति जो है माने जो है आकर्षण माने बढ़ता चला गया। शहरों में भी मैं रह लेता हूँ, गांव में भी मैं रह लेता हूँ, गांव के लोगों के बीच में भी रह लेता हूँ, और शहरों में मैं जो है, लेकिन ग्रामीण अंचल में मुझे बड़ा आनंद मिलता कोई है। और ऐसी कविता आपको जो याद आ रही हो, बहुत चर्चित रही हो आपके लिए वो बचपन कविता? से ही मैंने दुख झेले हैं, तो जहाँ भी मैं गीत लिखता था, कोई भी लिखता था, तो जो है उसमें मेरा दुख झलकता था, मेरी माँ का दुख झलकता था, मेरी बहन का दुख झलकता था। तो उन्होंने, मेरे मित्र पत्रकार ने कहा कि तुम कुछ श्रृंगार पर लिखिएगा, तो मैंने मजबूरी में गीत लिखा उस पत्रकार के लिए कि गाऊं कैसे गीत मीत में आज बसंत बहार का, कैसे गाऊं मीत आज मैं गीत बसंत बहार का, सुनना चाहो सुनो याद है गीत मुझे पतझार का, सुनना चाहो सुनो याद है गीत मुझे पतझार का, कैसे गाऊं मीत जहाँ कभी ऋतुराज न आया उस आंगन का लाल हूँ, जहाँ कभी ऋतुराज न आया उस आंगन का लाल हूँ, तूफानों से टकरा कर भी चलता अपनी चाल हूँ, तूफानों से टकरा कर भी चलता अपनी चाल हूँ, दुनिया भर के दर्द चाहे तो आए मेरे पास में, दुनिया भर के दर्द चाहे तो आए मेरे पास में, जितने चाहें जड़ जाएं मैं दर्दों की दीवाल हूँ, जितने चाहें जड़ जाएं मैं दर्दों की दीवाल हूँ, कैसे गाऊं मीत गीत में क्षण भंगुर श्रृंगार का, कैसे गाऊं गीत मीत में क्षण भंगुर श्रृंगार का, सुनना चाहो सुनो याद है गीत मुझे अंगार का, कैसे गाऊं मीत गीत में आज बसंत बहार का, सुनना चाहो सुनो याद है गीत मुझे पतझार का, रेगिस्तानी राजकुंवर में जीवित हूँ प्यासें पीकर, रेगिस्तानी राजकुंवर में जीवित हूँ प्यासें पीकर, नहीं मनाता चंद्र किरण को सो जाता हूँ तिमिर ओढ़ कर, नहीं मनाता चंद्र किरण को सो जाता हूँ तिमिर ओढ़ कर, छुपना चाहे छुपे सितारे, छुपना चाहे छुपे सितारे गहरे मेघों के पर्दों में, रातें हार मान लेती हैं, रातें हार मान लेती हैं, है शक्ति मेरे गीतों में, रातें हार मान लेती हैं, है शक्ति मेरे गीतों में, आलोक कुमारी उषा से न मांगा रिश्ता प्यार का, आलोक कुमारी उषा से न मांगा रिश्ता प्यार का, सुनना चाहो सुनो गीत आंसू के रिश्तेदार का, सुनना चाहो सुनो गीत आंसू के रिश्तेदार का। अंतिम छंद है, मैं क्या जानूं पूछ रहे तुम
क्यों परिभाषा प्यार की, मैं क्या जानूं पूछ रहे तुम, क्यों परिभाषा प्यार की। दुनिया उसकी है जिसने भी बात कही व्यापार की, दुनिया उसकी है जिसने भी बात कही व्यापार की, दुनिया उसकी है जिसने भी बात कही व्यापार की। कैसे रोकूं तुम्हें तुम्हारा साथ नहीं हर बार का, कैसे रोकूं तुम्हें तुम्हारा साथ नहीं हर बार का। समय मिले तो गा लेना ये गीत गमों के यार का, कैसे गाऊं मीत गीत में आज बसंत बहार का। ना चाहो सुनूं गीत आंसू के रिश्तेदार, ये गीत भी मेरा बहुत उन दिनों माने क्षेत्र में सराहा गया इस गीत को। और इस गीत पर तो जो है लोग ये लगता था, कहते थे ऐसा लगता है जैसे नीरज गा रहा हो। ये देखा जाए कि एक समय था जब महीने में 1-2 कवि सम्मेलन हर शहर में हर जगह हो जाते थे, लेकिन कुछ अब समय जैसे बदला है, कवि सम्मेलन उतने मात्रा में अब दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण क्या हुआ, कवि सम्मेलन जो कविताएं पूरी कविताएं श्रोताएं मन से सुनते थे, लेकिन कुछ आज ऐसा माहौल बदला है कि जो उच्च कोटि के कवि हैं उन्हें मंचों पर नहीं सुना जाता। जो चुटकुलेबाजी कर लेते हों, जो हास्य व्यंग ज़्यादा प्रस्तुत करते हों, उनको जो है माने सुना जाता है। दूसरे क्या है कि माने जो अच्छे गीतकार, अच्छे कवि अब मंचों पर अभाव, या कुछ भी कारण हो सकता है, मीडिया भी कारण हो सकता है उन्हें उठाने, या फिर जो चुटकुलेबाजी चल रही है उनको समय के हिसाब से माने जो है उन्होंने उनको एक तरह से जो है माने ज़्यादा जो है उठाया है। तो जो अच्छा साहित्य, अच्छा गीत है वो जो है माने अब इस समय जो है गीत आपके जो आते हैं, क्या कहते हैं, हरिओम परमार, बहुत ऊंचे स्तर का कवि, उनकी कविताएं कितनी लंबी हैं, कितनी लंबी हरिओम परमार की कविताएं। और आपके जो है कुंवर विश्वास, ये दोनों साहित्यकार जो इस समय मंचों पर उत्कृष्ट हो रहे हैं। माने हरिओम परमार साहब राष्ट्र की, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से भरे हुए गीतों को सुनिएगा, और जनता जो है 3 बजे तक भी बैठी रहती है कि हरिओम परमार आज अब सुने। कुमार विश्वास को रात भर जो है सुना जाता है, बहुत अच्छे। कहीं ना अपन ये भी मान सकते हैं कि जो आधुनिक दौर है जिसमें कि आधुनिक संसाधन कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन की जो परंपरा थी उसको कम किया है उन्होंने जो है कम किया है। कारण क्या है कि वो टीवी पे लोग सुनने लगे, और जो है आपकी जो है जो रामचरितमानस की रामलीलाएँ होती थी, गांव में रामलीलाएँ होती थी, वो टीवी पे दिखाई जाने लगी। भागवत की कथाएं भी टीवी पे दिखाई जाने लगी। इसलिए अब जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रमों में जनता नहीं जाती, वो सोच रही हमने टीवी पे देख लिया। इसलिए जो जनसमूह पहले उमड़ता था कवि सम्मेलन सुनने के लिए, भागवत की कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, वो जो है माने अब वो समूह माने जुड़ नहीं पाता है। तो अब क्योंकि जो है टीवी पे सब चीज़ें देखी जाने लगी, अब वो संख्या जो है जो पहले इकट्ठी होती थी। शिवपुरी में लोग जो है कवि सम्मेलन सुनते थे, कर्रा के लोग, पिछोर के लोग, कि चलो आज नीरज जी आ रहे हैं, नीरज जी काका हाथरस ही आ रहे हैं, तो कर्रा से भी लोग कवि सम्मेलन सुनने जाया करते थे। लेकिन अब शिवपुरी में भी लोकल के लोग सुनने के लिए नहीं आ पाते। ये जो विधा है, कविता हो या गीत हो, और ये विधा है, इसको क्या अपन मान के चलें, जैसे आपने तो शिक्षा को आय का साधन मतलब बनाया है, नौकरी की है, लेकिन कविता और गीत, इससे क्या जीविकोपार्जन आदमी कर सकता है? क्या कहेंगे इस पे? हाँ देखिए साहब, जीविकोपार्जन कर सकता है माने, क्योंकि जो है आज भी अपन देखते हैं कि आपके जो जैसे कुमार विश्वास है, हरिओम परमार है, इनको बहुत सम्मानीय राशि मिलती है, बहुत मिलती हैं, क्योंकि जो इतनी ऊंचाई पर उठ गए। दूसरे जो है सब जगह मीडिया भी इनका सहयोग करता है, और जो बड़े बड़े इनके जो वो है माने अनुगामी लोग, इनको ऊपर उठाने के लिए जो है माने बहुत माने जो है प्रेरित करते हैं। और आज भी जो है माने करोड़ों रुपया उनको सम्मान की राशि उनको प्राप्त होती, बिना मांगे। कभी सौदा करता ही नहीं था, क्या किसी प्रकार से जो है जो भी उसे सम्मान राशि प्राप्त होती थी, वो सम्मान राशि जो है
लिया करते थे। लेकिन आज स्थिति पता नहीं क्या है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चेंजिंग आ रहा है। या तो ये है कि जो कवि सम्मेलन कराते हैं, वो जो संग्रह करते हैं, चंदा मांग के कराते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती होगी, इसे जो परमात्मा जाने, ईश्वर जाने। तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़ें? उसके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी, शरीर को सुखाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और उसे क्या आर्थिक लाभ मिलने वाला है इसको छोड़ करके, उसे आर्थिक लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, उसे सम्मान प्राप्त होगा अथवा नहीं प्राप्त होगा, इसमें यदि उसकी माने जो है ये त्याग उसकी अगर रुचि बनती चलेगी साहित्य के क्षेत्र में, तो हो सकता है आगे चल करके जो सम्मान उसे पहले नहीं मिल पाया हो सकता है आगे चल करके मिले। और मैं आपको अपने बारे बता दूं, सच्चाई ये स्थान पे हूँ मैं, मुझे जो है कररा के पत्रकारों ने, मैं सोचता भी नहीं था कि मेरा नाम ज़िले में भी हो सकता है, लेकिन मुझे पत्रकारों ने भी जो है मुझे बहुत ऊंचा उठाया, उन्होंने प्रेरित तो किया ही। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, कररा में जितने भी साहित्यकार हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिली। भले ही मेरा भी सम्मान करते, मुझे वयोवृद्ध मानते हैं, आदरणीय सतीश श्रीवास्तव, प्रकाश दुबे हैं, बहुत से जो कररा के स्थानीय कवि हैं, कररा के जो पत्रकार हैं, ये यहाँ इस स्थान पर आए भी हैं, सभी पत्रकार आए। तो उनमें ये सोचता था ये जो मानो मुझे ये बहुत ऊंचा उठा रहा है, मुझे बहुत ऊंचा उठा रहा है, लेकिन अगर ज़िले में भी मेरा नाम पहुंचा है तो पत्रकारों की, उन्होंने मेरे रचनाओं को, मेरी जो माने भावनाओं को अपने अखबारों के माध्यम से मुझे खूब मेरा ज़िले में नाम कराया। दोनों कलेक्टर वाली रचना मेरी चर्चित हुई अखबारों में। कर्मचारी भवन में माने समस्त जिले के कर्मचारी गए थे। शैलेश पाठक जी कलेक्टर महोदय ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता थी, एसपी मीणा साहब थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, और आदरणीय सुरेश दुबे उस समय कृषि विस्तार अधिकारी थे, लेकिन जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, वो संचालन कर रहे थे। मैं जो है पहुंचा वहाँ पर, उनने मुझे कहीं से देख लिया, और एक और थे कोई टीचर, वो जानते थे, उनने जो है मुझे देख लिया, बोले योगी जी से सुनो, कलेक्टर वाली रचना सुनो। मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि सुरेश दुबे ने या कहाँ ही रचना सुनी है, सुरेश दुबे जी ने, उनने जो है मुझे आमंत्रित कर दिया मंच से, वहाँ से माइक से, बोले आदरणीय योगी जी आ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो सुनो कलेक्टर वाली रचना सुनाए। मैं हतप्रभ रह गया, लेकिन मुझे चूंकि याद थी वो, मैं कुछ मना करने की स्थिति में आया नहीं, बोले आप सुनाइए, सुनो कलेक्टर वाली रचना। उस समय शैलेश पाठक साहब अध्यक्ष थे। दर्शकों को भी सुनवाएं आप, सुनो कलेक्टर वाली रचना। सुनिए एक ग्रामीण महिला अपना जो है दुख व्यक्त करने के लिए चौपाल पर नहीं आई। कलेक्टर महोदय और अधिकारी लोग जाते थे, उस समय जो है समस्याएं सुनी जाती थी चौपाल पर, दिन भर शिविर लगता था। लेकिन एक ग्रामीण महिला जो घास बीज रही है खेत में, उसकी गैया बंधी है, चारा लाना, एक छोटी सी बच्ची है, वो बीमार है, उसका पति बाहर गया हुआ है किसी काम से, तो वो शिविर था पूरा हो गया। 5 बजे जब पता चलता उस महिला के लिए कि कलेक्टर महोदय जो है माने जाने वाले हैं, वो अपनी डलिया को, हरे की डलिया को रख करके आदरणीय कलेक्टर महोदय के सामने आकर के प्रार्थना करती है, उनकी गाड़ी के सामने। वो गीत इसमें जो है प्रस्तुत है, गीत के माध्यम से, कि रुक जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, रुक जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे। वो किस तरह से आतिथ्य के लिए प्रार्थना करती है कि देख घाम जा चढ़ी अटा पे रूखन पे छाई है, देख घाम जा चढ़ी अटा पे रूखन पे छाई है, और धीरे धीरे सांझ परी सी खेतन में आई है, सूरज की लाली मुरझाई कारी पर गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे।
नीले पीले लाल रंग सब मिल गए कारे रंग में, नीले पीले लाल रंग सब मिल गए कारे रंग में, और बगुल कतारें उड़ी जा रही मेल भाव के संग में, खुद के बने घोंसला घर में चिड़ियाँ उड़ गई रे। सांध्यकालीन चित्रण है। खुद के बने घोंसला घर में चिड़ियाँ उड़ गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे। अब एक एक जो है समस्या को वो कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करती है। की बाखों दवा नहीं मिल पाई, और अस्पताल वारन ने मुखों डांटी और भगाई, कहाँ से लाऊं फीस रुपया, कहाँ से लाऊं फीस रुपया विपदा छाई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे। अगला चित्र देखिए कि गैयाँ भैंसें आई खिरक में बछड़ा पड़ा रमाते, शाम को आते हैं। गैयाँ भैंसें आई खिरक में बछड़ा पड़ा रमाते, और रोज सड़हरे मिलका मिलका अपनों काम चलाते, तेरे घर में चमक यहाँ अंधियारी छाई रे, बिजली से संबंधित है। तेरे घर में चमक यहाँ अंधियारी छाई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं क्या संजा हो गई रे। आगे वो शिकायत करती है कि कई बेर दे आए रुपया कारट ना बन पायो, कई बेर दे आए रुपया कारट ना बन पायो, और चिमनी रीति डरी के हमको तेल नहीं मिल पायो, चिमनी रीति डरी के हमको तेल नहीं मिल पायो, सो दिन भर ठाड़ी रही लेन में कट्टी दब गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे। अगली शिकायत करती है कि दिन भर बीनत रहूं तिनू का तब डलिया भर पाए, गाय के लिए दिन भर बीनत रहूं तिनू का तब डलिया भर पाए, और हरो डार के जा गैया से तनक सेठ कड़ पाए, हरो डार के जा गैया से तनक सेठ कड़ पाए, सो घी भर बेखों पटवारी की बरनी आ गई रे, घी भर बेखों पटवारी की बरनी आ गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे, कि परवी फीकी कड़ जाती ना मिलते शक्कर दाने, कंट्रोल से, परवी फीकी कड़ जाती ना मिलते शक्कर दाने, और मुखिया जू के घरे नहीं बोरन के को ठिकाने, मुखिया जू के घरे नहीं बोरन के को ठिकाने, नेता और सरपंचन के घर नुक्ती छन रही रे, नेता और सरपंचन के घर नुक्ती छन रही रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो गई रे। उस समय साक्षरता अभियान बहुत चलता था। बिल्कुल, ये गीत बहुत पुराना है। साक्षरता अभियान चलता था। प्रभांशु कमल कलेक्टर थे उस समय। प्रभांशु जो है, और मैं उसमें जो है आप पंसारी जो हमारे उस समय यहाँ बीओ थे, वो जो है ब्लॉक के अधिकारी थे साक्षरता अभियान के, और सचिव रहे हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव होते थे। एसडीएम अध्यक्ष हुआ करता था उसमें। जी, तो मैं उसमें कार्य करता था। बिल्कुल, मैं भी उसमें असिस्टेंट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो आज अच्छा लग रहा है। तो वो साक्षरता अभियान का एक छंद सुनिए। नाम लिखो को लिखो रे गो मोड़ा जाऊत नैया, और धरी किताबें धूरा खा रही को पढ़ाउत नैया, धरी किताबें धूरा खा रही को पढ़ाउत नैया, साक्षर साक्षर चिल्लातन में सालें कड़ गई रे, बिनती सुन जा अरे कलेक्टर बिनती सुन जा रे, दुख की मारी नार करूं का संजा हो। इस गीत को जब कलेक्टर महोदय शैलेश पाठक जी ने सुना, जब उन संबोधन करने के लिए वो जो उठे, वो जब उठे, मैं आपको बताऊं, मैं अपने
गीत सुनाकर दूर जा कर के बैठ गया था जहाँ बैठा था, और कम से कम 10 कदम उधर था। जब वो संबोधन करने के लिए उठे, कलेक्टर महोदय शैलेश पाठक जी, आदरणीय शैलेश पाठक जी, बादशाह कलेक्टर थे वो, तो जब मैं वहाँ जाकर पहुँचा तो वो सीधे मंच से जहाँ खड़े थे माइक पर, वहाँ से उठ करके जो है मेरे पास जो तक वहाँ पहुँचे। उन्होंने ऐसा हाथ बढ़ाया, मैंने ये समझा मुझ में ये चाटा मारना चाहते मैंने सोचा उन्हें चाटा मार, लेकिन उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, बोले जो है हाथ मिला करके फिर जो उन्होंने संबोधन किया और उनने जो है जो स्टार्टिंग की, वो कहा कि आदरणीय योगी जी ने जो रचना सुनाई है, अब कुछ नहीं होता, जितने भी बिंदु हैं अब इस समय कुछ नहीं होता है, अब कोई पटवारी घी की बरनी नहीं ले जाएगा, ना ले जाता है ये संबोधन। लेकिन अब मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ और थोड़ा सा सुरेश दुबे के ऊपर एक छंद बनाते तो अच्छा रहता। वो कृषि विस्तार अधिकारी है, यदि एक छंद उनके बारे में भी बना दिया जाता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो कृषि विस्तार अधिकारी थे, वो संचालन कर रहे थे, वो नेता थे। तो उन्होंने जो है माने उन पर भी व्यंग्य किया कलेक्टर महोदय ने, और फिर जब संबोधन एंड किया तो बोले अभी मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ और छत्तीसगढ़ से लौट करके आऊँ तब दूसरी रचना इसके विपरीत मुझको सुनाई जाए। ये थे घनश्याम दास योगी, कर्रा के प्रसिद्ध गीतकार, जिनकी रचनाएं आज भी ग्रामीण चित्रण को प्रदर्शित करती हैं, लोगों को लुभाती हैं। आज की इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली नई शख्सियत के साथ एक मुलाकात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हम इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी।